Go. Go and catch a falling star. Get with child a mandrake root. Tell me where all past years are, or who cleft the devil's foot. Teach me to hear mermaid singing, or to keep off envy's stinging, and find what wind serves to advance an honest mind. जा जार झाल्ले टूट्यो तारो लेले पिचियो मेंढरेकरी झाड़की शू काज को बता कटे गया से बीत्या बरस कुण चीरिया पग राक्षिएगा का सिखा दे सुननो जागण जल परियारो काज को बता दे झाड़ो बड़ा तेरे डंकरो कठे फिरोड़ा पून जकी बदावे पते मिन खारो. Hello world once again, and welcome to my YouTube channel Methods in My Madness. And today we are going to discuss about the poem Go and Catch a Falling Star, composed by the famous and renowned writer John Donne. और जॉन डन के बारे में जहाँ तक आप जानते हैं वो कुछ अलग कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी लिखने के लिए जाने जाते हैं, परंतु ये जो उनकी कविता है वो बहुत ही कह सकते हैं डिस्प्यूटेड पॉइंट्स में से एक है. और उसका सबसे पहला कारण जो है वो है उनका मिसोजिनिस्ट बिलीफ. नारियों के प्रति जो उनकी एक पूर्वाग्रह की धारणा है वो इसमें इस कविता में खास करके दिखाई गई है कि किस तरीके से प्रेजुडाइज होकर के राइटर जो है कुछ बातें करता है. ये जो पोएम है ये ओरिजिनली सॉन्ग के नाम से लिखी गई थी जॉन डन के द्वारा, और उसके बाद इसको जब इसको पब्लिश किया गया तो उस दौरान इसका नाम पड़ा गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, जो उसकी पहली लाइन है गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार. पोएम तो ये मानता है कि बहुत सारी बातें मैं आपको बताता हूँ, असंभव बातें मैं आपको बताता हूँ, और इतनी असंभव बातें बताता हूँ जो वास्तव में संभव नहीं है. उसी तरीके से किसी फेथफुल लेडी का मिलना, किसी सच्ची और सुंदर महिला का मिलना उसी तरीके से बहुत मुश्किल है. देखिए कैसे इसने कुछ इम्पॉसिबल टास्क हमें बताए हैं. जिस तरीके से गिरते हुए तारे को पकड़ना, मीटियोर जिसको हम कहते हैं, उल्का पिंड जो ऊपर आसमान में रात को हमें दिखाई देता है, कहता है उसको आप पकड़ नहीं सकते. मैंड्रिक एक पौधा होता है जो बहुत कमोबेश वो एक पुरुष जैसी शक्ल का लगता है, किसी मानव जैसी शक्ल का लगता है. तो वो मानता है कि अगर आप मैंड्रिक की जड़ से या उसके पौधे से अगर बच्चे प्राप्त कर सकते हैं, या गिरते हुए तारे को पकड़ सकते हैं, या बीते हुए सालों को बता सकते हैं, इम्पॉसिबल टास्क से कितने साल बीते अब तक उनको बता सके, या ये बता सके कि राक्षस के पैर जो है वो किसने चीर दिए थे या मोड़ दिए थे. अगर आप देखेंगे हमारी कहानियों में भी ये माना जाता है कि राक्षस के पैर उल्टे होते हैं. तो ये किसने किया, क्या आपको पता है? अगर आप बता सकते हैं तो ये 4 इम्पॉसिबल टास्क के बाद 5वीं है मरमेड सिंगिंग की. मरमेड्स एक हाफ बर्ड जैसा एक कल्पना है, एक मान्यता है, एक दंत कथा है, किंवदंती है, जिसमें मरमेड जो है वो जलपरी जिसको अपन कह सकते हैं, एक आधा शरीर उनका पक्षी के जैसा और आधा शरीर जो है वो मानव के जैसा है. तो जलपरियों का गाना आप मुझे अगर सुना सके, ये जो इम्पॉसिबल टास्क नंबर 5वां इस स्टैंजा में, पहले स्टैंजा में जो देखिए आप चलता जा रहा है. और छठी इम्पॉसिबल टास्क जो है वो है कि जो घृणा होती है, जो नफरत होती है,
ये कहाँ से आती है, इससे कैसे दूर रहा जाए। अगर आप मुझे ये बता सकें कि इससे दूर कैसे रहा जा सकता है, और इसके बाद अगर आप मुझे बता सकते हैं व्हाट एंड फाइंड व्हाट ये विंड एक्चुअली, इस पर अपन चर्चा करेंगे। तो बता सकें कि कौन सी हवा है जो एक ईमानदार दिमाग को विकसित होने के लिए, यानी कि ये जो नंबर 7वीं इम्पॉसिबल टास्क है वो ये है कि अगर ये बताया जा सके कि ईमानदार दिमाग कैसे विकसित किया जाए। तो पहले स्टेंजा में याद रखने वाली बातें, कंपटीशन के हिसाब से याद रखने वाली बातें, और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि पहले स्टेंजा में ये पूछा जा सकता है कि कुल कितनी इम्पॉसिबल टास्क है। तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 इम्पॉसिबल टास्क के बारे में बात की है राइटर ने। अभी तक हमें ये जो हाइप हो रही है, बढ़ रहा है, अभी तक हमें पता नहीं चल पा रहा है कि दरअसल वास्तव में राइटर कहना क्या चाहता है। तो उसका लेटर इन द पोएम हमें पता चलेगा। इसकी राइम स्कीम पर थोड़ी सी नजर डालें हम, तो आप देखेंगे कि ये राइम स्कीम है इसकी, ए बी सी सी डी डी डी। ये राइम स्कीम किस तरीके से हम प्राप्त कर सकते हैं, इसका भी एक फॉर्मूला मैं आपको अभी बता देता हूं। आप आखिरी जो लेटर है उसके आगे, पहले लेटर क्षमा करें, आखिरी जो वर्ड है उसके आगे ए लिख लें। पहली लाइन का आखिरी वर्ड ए लिख लिया हमने। अब अगर इसको राइमिंग करने वाला कोई आएगा तो हम ए लिखेंगे। क्या रूट स्टार को राइमिंग करता है? नहीं करता, रूट अलग है, इसलिए हमने इसका लिख लिया बी। तो अभी तक हमारे पास राइम्स में आए बी, ए बी। तीसरा क्या है? आ, ये इससे राइम करता है ए से, तो वापस लिख लेंगे ए। उसके बाद चौथा क्या है? फूट, जो रूट से मिलता है, इसलिए इसका लिख लिया बी। यानी अब तक हमारे पास आई ए बी। फिर है सिंगिंग, ये इन तीन दोनों में नहीं है, इसलिए तीसरा डाल दिया सी। अब अगला देखें, इसी तरीके से देखते जाएंगे। सिंगिंग, फिर से स्टिंगिंग, सी। उसके बाद फाइंड, ये फिर से अलग आया तो डी। और अब देखिए ये विंड है एक्चुअली, लेकिन राइम करने के लिए इसको अगर आप पढ़ें, अगर इसको गीत के रूप में गाएं तो यहाँ फाइंड के साथ वाइंड अच्छा लगता है। हालांकि वाइंड का मीनिंग दूसरा होता है, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये फाइंड का वाइंड जो है वो राइम करता है। तो ये डी एंड डी, और फिर उसके बाद में फिर से एक और डी, माइंड। तो इस तरीके से राइम स्कीम होगी ए बी सी डी डी डी। ये इसका पहला स्टांजा है जिसमें वो 7 इम्पॉसिबल टास्क के बारे में हमसे बात करता है और हाइप देता है इस इम्पॉसिबल टास्क की, उसकी चीजों को। और जहां तक आप मिसोजिनिस्ट की बात कर रहे थे, ये आपको बाद में पता चलेगा। अभी तक हमें कुछ पता नहीं चला है। राइटर सिर्फ हमें बड़ी बड़ी बातें बता रहा है जो इम्पॉसिबल है, जिनको करना संभव नहीं है। If thou wist born to strange sights, things invisible to see, write 10,000 days and nights, to lays snow white hairs on thee. Thou, when the returns willst tell me all strange wonders that befall on thee, and swear nowhere lives a woman true and fair. अर जे तू बैठ सके अडोल एक के सांस 10,000 दिन रात, हुण ताई बाबरी बर्फ सी धोली, फेरू भी राखी याद के जक्के दिन तू बावड़ सी पाछो, आंतो ही बता सी मने जात्रारी से अब खाया अर खासी सोगना के ना मिली काई लुगाई, जकी हुए फूटरी एर साची एक के बेड़ी। तो ये है इस पोएम का सेकंड स्टेंजा। और यहाँ इस पोएम का वास्तविक पर्पस जो है, इस पीस का, इस पोएम को रचने का और इतना बड़ा हाइप क्रिएट करने का, ये बताने का कि किस तरीके से ये जो
इम्पॉसिबल टास्क जो हमें गिनाए गए थे 7, जो कि अभी भी जारी है इस स्टेंजा में भी, उसका वास्तविक पर्पस हमें यहाँ मिलेगा जो मैंने आपको यहाँ बताया। कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है कि पोइट को किसी महिला के द्वारा रिजेक्ट किया गया है और उससे आहत होकर के ये कविता लिखी गई है। अभी देखें आप, इम्पॉसिबल टास्क जारी है कि if thou beest born to strange sights, यहाँ कहता है कि अगर आपके अंदर दिव्य दृष्टि है और जिस दिव्य दृष्टि के चलते आप इनविजिबल चीजों को देख सकते हैं, अगर इतनी आपके अंदर कुव्वत है, 8वीं इम्पॉसिबल टास्क। और अगर आप ये हाइपरबोली देखिए, 10,000 डेज एंड नाइट्स तक अगर आप राइड कर सकते हैं, किसी घोड़े पे यात्रा कर सकते हैं 10,000 दिन और रात, और तब तक यात्रा कर सकें जब तक आपके बाल जो है वो एकदम बर्फ जैसे सफेद ना हो जाए, तब तक। और उसके बाद जब तुम लौटोगे, तो मेरा ये मानना है कि 2 बार यहाँ दाऊ लिखा गया है। दाऊ, तो ये दाऊ जो है इसको 2 समझा जाए, THOUGH जो हमारा दाऊ होता है, और ये दाऊ है। यहाँ ये समझा जाना चाहिए कि दाऊ जो है ये अभी तो आर्कैइक हो गया है, ये यू को रिप्रेजेंट करता है एज ए सब्जेक्ट, एंड दी जो है वो यू को रिप्रेजेंट करता है एज एन ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से दाई जो है वो पजेसिव है, योर के को रिप्रेजेंट करने के लिए है। तो ये आजकल आर्कैइक हो गया है, लेकिन पोइट्री में इसका यूज बहुत टाइप से हुआ है पहले। तो कहते हैं जब तुम लौटोगे, और कहां से लौटोगे, इस लंबी यात्रा से जब तुम लौटोगे और मेरे पास आओगे और आकर मुझे बताओगे सब बातें जो तुम्हारे सामने घटी, तो ये 10,000 दिन और रात घोड़े पे तुम सवारी करके आ रहे हो, तो तुम्हारे साथ जो जो घटित हुआ वो तुम मुझे जरूर बताओगे। लेकिन ये फिर भी तुम कसम खाकर कहोगे, तुम ये कसम खाकर कहोगे कि तुम्हें यहाँ पर या कहीं पर 10,000 दिन और रात दौड़ने के दौरान, भागने के दौरान, यात्रा के दौरान कहीं भी तुम्हें एक ऐसी महिला नहीं मिली जो सच्ची थी और फेयर थी, यानी कि जो सच्ची थी और सुंदर थी। तो राइटर इसमें ये बात प्रूव करने की एक अजीब तरीके से कोशिश कर रहा है कि कोई भी महिला सुंदर और सच्ची, विश्वसनीय नहीं हो सकती। If thou findest one, let me know. Such a pilgrimage was sweet. Yet do not, I would not go. Though at next door we might meet. Though she were true when you met her. At last, till you write your letter, yet she will be false. I come for 2 or 3. अर जे तू जामने सुई है धनी ऊंडी दीठ रो जकी देख सके अदीठ ने भी मान ले शू पलगी धोक तेरी पण कोनी बनू मैं जातरू इन भांतरो मानू बाई साची तेरू मिलती भगत जे भी सुमिलू मैं अगले बार ने हो सके बस हाव साची फिर भी बदल सी जरूर दूसरी का तीसरी बार मिलिया शु पहला। तो आइए बात कर लेते हैं फाइनल स्टेंजा की। फाइनल स्टेंजा तक जाते जाते पोइट ने चीजों को इतनी बड़ी हाइट दे दी है, अपनी पूर्वाग्रह को बताने के लिए, प्रूव करने के लिए उसने अजीब अजीब तरीके के तर्क दिए हैं, और फिर यहाँ जाते जाते वो चरम पर पहुंच गया है। वो कहता है, Thou findest one, let me know.
अगर वो कहता है कि अगर तुम्हें मिल जाए ऐसी महिला सच्ची और वफादार और सुंदर, अगर मिल जाए तो तुम उन्हें पहले मुझे बताना। और उसको उसने पिलग्रिमेज करार दिया है। अब आप देखें, पिलग्रिमेज तीर्थ होता है। उसको लगता है कि अगर वफादार सुंदर महिला आपको मिल जाए तो वो एक तीर्थ है, तो तुम मुझे बताना सबसे पहले। आप सोच रहे होंगे कि अगर वो तीर्थ है और उसको बताने के लिए कह रहा है तो वो शायद ये कह रहा होगा कि हाँ मैं भी वहां जाना चाहूंगा, लेकिन नहीं, वो मना कर रहा है। You do not, I would not go. मुझे फिर भी वहां नहीं जाना, मुझे तो फिर भी वहां जाना नहीं है। उसका वो कारण बताता है, कहता है कि हाँ जब तुम मिले उससे और जब मैं मिलूंगा और तुम मिले और तुमने पत्र लिखा, मैं भी मिलूंगा। हो सकता है कि पहली बार जब तुम मिले तो वो वफादार थी, तुमने तुम्हारा अंतिम पत्र लिखा तब भी वो वफादार थी। फिर भी जब मैं उससे मिलूंगा दूसरी या तीसरी बार, पहली बार में वो मुझसे मिलने पर भी वफादार हो सकती है, लेकिन जब मैं उससे मिलूंगा दूसरी और तीसरी बार, तब तक वो फॉल्स हो जाएगी। तो इस पूरी कविता में राइटर ने एक थीम कि फेथफुल एंड ब्यूटीफुल वुमन इज इम्पॉसिबल टू फाइंड, इस बात पर पूरा ये एक खाका तैयार किए हैं, बड़े चरम पर ले जा करके चीजों को, बहुत सारी इम्पॉसिबल टास्क को गिना करके एक तरीके से ताना मारते हुए उसने ये सब कुछ बताया है। इस तरीके की चीजें आपको बहुत सारी दूसरी बोलियों में भी मिलेगी और ये किसी हर्ट हुए व्यक्ति की पंक्तियां स्पष्ट रूप से नजर आ रही है। क्रिटिकली अगर हम इसको एनालाइज करें तो आपको समझ में आएगा कि ये जो पंक्तियां हैं निश्चित रूप से पोइट को किसी ने रिजेक्ट किया होगा और रिजेक्शन के बाद निकली हुई ये लाइनें हैं। धन्यवाद, आप मेरे साथ बने रहे और बने रहिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।